नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग द प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज औद्योगिकरण का समय। एक ऐसा युग जब इंसान के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मशीनों ने करना शुरू किया। तो शुरुआत में हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें लिखा जाता है डाउन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी की शुरुआत। डाउन मीन्स मॉर्निंग, बिगनिंग, सूर्य उदय होने से पहले का समय। तो ऐसा दिखाया गया है, ये पिक्चर दिखाई गई है। इसी पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए शुरुआत में क्या लिखा गया है पढ़ते ही हम उसे। इन 1900 a popular music publisher E.T. Powell produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century। तो ये बुक जो है किसने पब्लिश करी है? म्यूजिक पब्लिशर हैं जिनका नाम E.T. पाउल है। ठीक है, उन्होंने ये बुक पब्लिश करी है और इसके ऊपर कवर पेज के ऊपर क्या लिखा गया है? द डाउन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, इसका मतलब आगे हमें क्या समझाना चाह रहे हैं ये? एज यू कैन सी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज अ गॉडेस लाइक फिगर। पिक्चर के मध्य में देखें तो ये जो है एक देवी के रूप की एक फिगर बनी हुई है। ये क्या दर्शाना चाह रही है? द एंजल ऑफ प्रोग्रेस बेयरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी। ये कौन है? ये एंजल ऑफ प्रोग्रेस है, यानी एक ऐसा फरिश्ता जो तरक्की की रास्ते खोलेंगे। शी इज जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विद विंग्स सिंबलाइजिंग टाइम। अब देखो क्या करा है, इनको किस पे खड़ा किया गया है? एक ऊंची जगह पे, जो एक मतलब पहिया है इसके ऊपर। ये नए समय के आने की एक संकेत है जो इस पिक्चर के जरिए हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर। जो उनकी उड़ान है, वो जो गॉडेस हैं, एंजल हैं, उनकी उड़ान उन्हें कहाँ लेके जा रही है? भविष्य में लेके जा रही है, फ्यूचर में। फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस, रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। जो ये हैं एंजल हैं, इनके पीछे क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या दिखा रहे हैं हमें? रेलवे दिखाया गया है और क्या दिखाया गया है? यहाँ पे कुछ व्हील्स हैं। अलग अलग जो तरक्की के उस समय जो शुरुआत में इस्तेमाल किए गए के तरीके थे, वो सब यहाँ इस पिक्चर में हमें दिखाए गए हैं, जिसमें कैमरा भी है, मशीन भी है, प्रिंटिंग प्रेस भी है, सब कुछ दिखाया गया हमें। इनसे तरक्की हुई है, तो ये दर्शाने की कोशिश की गई है। This glorification of the machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of the trade magazine over 100 years ago। तो ये जो ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी गई है किसको? मशीन को और टेक्नोलॉजी को इस पिक्चर के थ्रू। ये आज ही नहीं, इन्हीं इन्हीं के द्वारा नहीं किया गया, इससे पहले भी लगभग लगभग 100 साल पहले भी ट्रेड मैगजीन के कवर पे ये छप चुका था, बहुत ग्लोरीफाइड तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। इट शोज टू मैजिशियंस। इसमें क्या दिखाया गया है? दो मैजिशियन हैं, दो जादूगर हैं। द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल पैलेस विद हिज मैजिक लैम्प। देखो ये जो पुरानी पिक्चर है ना, जो हमें तरक्की दिखाने की कोशिश नई पिक्चर में की गई, और ये है पुरानी, उससे पहले वाली पिक्चर। इसमें ये मैजिशियन है, ये कौन है? हमारे अलादीन। ठीक है, जो पूर्व की सभ्यता की बात करते हैं, जो अपने जादू से एक महल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मैजिक लैम्प से महल खड़ा कर रहे हैं। द वन एट द बॉटम। अब जो नीचे हैं, ये देखो नीचे हैं जो, इज द मॉडर्न मशीन हु विद हिज मॉडर्न टूल्स वीव्स अ न्यू मैजिक। तो ये जो नीचे है, ये नई आधुनिक मशीन है जो अपने टूल्स के साथ, अपने हथियारों के साथ क्या कर रही हैं? नई नई चीजें, नए नए तरीकों से बिल्डिंग बनाने के रास्ते दिखा रही हैं या शुरू कर रही हैं। अलादीन इज शोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट। अलादीन जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? ईस्ट। ईस्ट किसको माना जाता है? अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो ईस्ट माने एशियन कॉन्टिनेंट। तो वहाँ एशियन कॉन्टिनेंट में अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने अलादीन की कहानियां ऐसे भी पढ़ी हैं, देखी हैं, या फिर सीरियल आया करता था वो देखा हो। तो ये सब दर्शाने की कोशिश करी है ईस्ट को, और पुराने समय को दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या? द मशीन स्टैंड्स फॉर द वेस्ट एंड द मॉडर्निटी। अब देखो अलादीन को पुराना दिखाया गया कि भाई ये पुराना सोच है, पुराना तरीका है, कोई लॉजिकल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से वेस्ट की बात करें, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो वो क्या शो कर रही हैं? ये जो दूसरी मशीन्स हैं, ये स्टैंडर्ड शो करती हैं, और जो पश्चिमी सभ्यता और वहाँ का आधुनिक तौर तरीका जो है वो दिखाने की कोशिश करी है इस पिक्चर के थ्रू। तो ये 1901 की पिक्चर है।
ठीक है। दी These images offer us a triumphant account of the modern world. ये जो पिक्चर है तो ये आधुनिक युग की जीत के बारे में हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। Within this account, the modern world is associated with rapid technological changes and innovation. जो नया वर्ल्ड है, नई दुनिया है, उसे किसके साथ जोड़ के दिखाया गया है? बहुत तेजी से जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ रहे हैं और इनोवेशन यानी खोज या फिर मशीन्स का आना, फैक्ट्रीज बनना, रेलवे एंड स्टीमशिप्स इसका प्रतीक है ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम सिंपली अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर इतिहास हम देखें औद्योगिकरण का, तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये सिंपली एक कहानी बन जाती है किसकी, जो औद्योगिकरण का शुरुआत है, उसकी उसकी तरक्की है, उसका जो डे बाय डे जो प्रोग्रेस हुआ है उसकी कहानी बन जाती है ये। These images and associations have now become part of popular imagination. तो ये जो इमेजेस हैं, ये जो पिक्चर्स हैं और जो ये एसोसिएशन उस समय की, ये सब क्या बन जाती हैं, एक एक पॉपुलर सोच का, एक इमेजिनेशन का हिस्सा बन जाती हैं। Do you not see rapid industrialization as a time of the progress and modernity? क्या आप ये नहीं देखते हैं कि जो एक तेजी से औद्योगिकरण हुआ, तो ये एक ऐसा समय रहा है जिसमें क्या है, बहुत तेजी से तरक्की हुई है और आधुनिकीकरण हुआ है समाज का हर तरीके से। Do you not think that the spread of railway and factories and construction of high-rise buildings and bridges is a sign of society's development? क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे रेलवे का बनना, फैक्ट्रीज का बनना या बड़े बड़े बिल्डिंग्स का बनना, ब्रिजेस का बनना एक प्रोग्रेस्ड सोसाइटी का साइन है ये? हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप्ड, कैसे ये पिक्चर्स बनी, कैसे इन्होंने तरक्की करी, एंड हाउ डू वी रिलेट टू दीज आइडियाज, कैसे हम इन आइडियाज के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा रैपिड, जो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसी से जुड़ा रहा? कैन वी टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूअस मैकेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्क, क्या हम अभी भी मैकेनाइजेशन, हर एक काम का जो है उसी को ग्लोरीफाई कर सकते हैं कंटिन्यूअसली? कुछ बदलाव हुए हैं क्या? To answer such questions, we need to turn to the history of industrialization. ऐसे questions का उत्तर देने के लिए हमें इतिहास छांटना पड़ेगा। कौन सा इतिहास? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ जो इतिहास है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट दिस हिस्ट्री बाय फोकसिंग फर्स्ट ऑन ब्रिटेन, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, and then India, where the pattern of industrial change was conditioned by colonial rule. देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री का वो हिस्सा पढ़ेंगे जहां ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ यानी औद्योगिकरण हुआ, और उसके साथ हम इंडिया को भी पढ़ेंगे कि वहां पे जो इंडस्ट्रियल चेंजेस हैं उसका कौन सा कंडीशन और कौन से किस तरह से पैटर्न कॉलोनियल रूल ने अपनाया, क्योंकि ब्रिटेन उनका अपना देश था जहां पे उन्होंने तरक्की की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाई, और दूसरी तरफ से भारत एक ऐसा देश था जहां पे उनका रूल था, यहाँ से उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ही एक उम्मीद था। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उससे पहले कैसा था, ठीक है। ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। ज्यादातर हम क्या मान लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, इसमें ग्रोथ किसकी होती है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का ही बढ़ावा होता है, यही हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी रेफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, फैक्ट्री से चीजें जो बनी हैं, जो प्रोड्यूस हुई हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स वी मीन फैक्ट्री वर्कर्स। जब भी हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से। हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज। अगर हम इतिहास देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन का यानी औद्योगिकरण का, तो उसमें शुरुआत कैसे होगी, किसी न किसी फैक्ट्री को पहले इस्टेब्लिश किया होगा, शुरुआत की गई होगी, उसके साथ ही इसकी शुरुआत होगी। देयर इज अ प्रॉब्लम विद सच आइडियाज।
इस तरह के विचारों के साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगैन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. देखो, जब हम देखते हैं इंग्लैंड में और यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होता है, रेवोल्यूशन होता है, उससे पहले भी बहुत बड़े स्केल पे क्या होता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करती थी और इंटरनेशनल मार्केट में वो देखने को मिलती भी थी। दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। जो ये प्रोडक्शन होता था ये फैक्ट्रीज में नहीं हुआ करता था, मॉडर्न मशीन्स के तरीके से नहीं हुआ करता था। मेनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ज्यादातर इतिहासकार इस फेज को, इस समय को क्या मानते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि उसका मूल भाग, शुरुआत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की होती है उसका जो शुरुआत है, बिगनिंग है जो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब तक फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट properly नहीं हुआ था। In the 17th and the 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. अब जो 17वीं और 18वीं शताब्दी थी उसमें क्या हुआ, जो व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो कस्बे थे यूरोप के, वहां से गांव की तरफ जाना शुरू किया और उन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको पैसे देने शुरू करे और जो आर्टिजन थे, जो हाथ से काम करने वाले लोग, शिल्पकार हुआ करते थे, उनको पैसे देना शुरू किया, मनाना शुरू किया। किस बात के लिए? कि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करें। ठीक है, कौन सी मार्केट? इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में फैली हुई थी। With the expansion of the world trade and the acquisition of the colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. देखो, जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय इंग्लैंड एक कॉलोनियल पावर हुआ करता था, तो उस समय दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बनी थी, जिसमें इंडिया आता है। इंडिया के साथ बहुत सारी एशियन कंट्रीज हैं, बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रखी थी। तो ऐसे में क्या था कि वो जो कॉलोनीज थी वहां पे उनको एक्सपोर्ट करना था, सामान बेचना था। जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी क्योंकि उनका जो एरिया है, एरिया ऑफ एक्विजिशन जो है वो बढ़ चुका था। नाउ देखते हैं हम, this was because here urban crafts and trade guilds were powerful, but merchants could not expand production within towns. लेकिन जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। डिमांड बढ़ गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन मर्चेंट्स इस काबिल नहीं बन पा रहे थे कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा पाएं। तो ऐसा क्यों था? दिस वाज बिकॉज हियर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावर। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो अर्बन क्राफ्ट्स थे और जो ट्रेड गिल्ड थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। इस वजह से ये व्यापारी लोग अपने तरीके से काम नहीं कर पाते थे। These were associations of producers that trained craftspeople, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade. तो ये जो लोग होते थे, ट्रेड गिल्ड से जुड़े हुए लोग होते थे, ये एसोसिएशंस होती थी किसकी? प्रोड्यूसर्स की। जो माल बनाते थे उनके ग्रुप हुआ करते थे। यही लोग ट्रेनिंग देते थे, जो शिल्पकार लोग हुआ करते थे उनको ट्रेनिंग देते थे, उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे, कितना प्रोडक्शन होगा इसके बारे में ये पूरा पहले से प्लान रखते थे, रेगुलेशंस रखते थे, कंपटीशन और जो कीमतें हैं उनको पूरी तरह से रेगुलेट करके रखते थे। और साथ में जो नए लोग हैं उनकी एंट्री जो है व्यापार में, हमेशा ये उसके ऊपर पाबंदियां या रोक लगा के रखा करते थे। रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट्स टू प्रोड्यूस द ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। तो जो राजा लोग होते थे वो ज्यादातर जो गिल्ड होते थे, जो एसोसिएशंस होती थी ट्रेडर्स की, उन्हें अलग अलग जो भी कारीगर जिसमें महारत हासिल किए हुए हैं या जिनमें वो बहुत अच्छे हैं जिस काम में, उनको उसके ऊपर मोनोपोली दे रखी होती थी, यानी कि उनका एक अधिकार होता था, कोई दूसरा उस काम को नहीं कर सकता था और उनको अपने तरीके से काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी। It was therefore difficult for new merchants to set up business in towns. तो इसीलिए जो नए व्यापारी थे उनके लिए बिजनेस सेट करना कस्बों में मुश्किल हो रहा था।
सो दे टर्न टू द कंट्री साइड, इसलिए वो कहाँ चले गए, गांव की तरफ चले गए। इन द कंट्री साइड पोर पीजेंट्स एंड आर्टिजन बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स, तो गांव में जो गरीब किसान थे, जो वहाँ के शिल्पकार कलाकार लोग हुआ करते थे, उन्होंने व्यापारियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, 9th की बुक में आपने देखा होगा, दिस वॉज अ टाइम व्हेन ओपन फील्ड वर डिसअपियरिंग एंड कॉमन वर बीइंग एनक्लोज्ड। तो ये वो समय था जब ओपन फील्ड का जो सिस्टम था वो खत्म हो रहा था, ठीक है। और क्या हो रहा था कि जो ये जो कॉमन लोग थे, उन्होंने किस तरफ शिफ्ट करना शुरू किया था, उन्होंने इंडस्ट्रीज की तरफ, उन्होंने यानी कि खेती को छोड़कर दूसरे कामों में अपना हाथ आजमाना शुरू किया था। कॉटेजर्स एंड पोर peasants who had earlier depended on common lands of for their survival, gathering firewood, berries, vegetable, hay and straw, had to now look for alternative sources of income। तो ऐसे समय में उन लोगों ने जो छोटे छोटे कॉटेजेस यानी कि छोटे छोटे घर में ही कार्य करते थे, ऐसे किसान जो थे, वो अपने ज्यादातर किस पे डिपेंड हुआ करते थे, अपनी जीवन यापन के लिए वो अपनी जमीन पे डिपेंड हुआ करते थे। अब उन्होंने वो छोड़ दिया था। उसके साथ साथ वो दूसरी इनकम के लिए भी सोच रहे थे। पहले तो वो सिर्फ किस पे निर्भर रहते थे, लकड़ियां इकट्ठा करना, जंगल से फल फ्रूट इकट्ठा करना, और ये सब और जो अ, खेती से हुई उपज है उससे इनकम से ही उनको अपना गुजारा करना होता था। Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household। बहुत सारे लोगों के पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हुआ करते थे जो पूरे परिवार के लिए काम करने के लिए काफी नहीं हुआ करते थे। So when merchants came around and offered advance to produce goods for them, तो ऐसे में जब मर्चेंट आए, व्यापारी आए, और उन्होंने क्या किया, उन्हें एडवांसेस देना शुरू कर दिया, यानी कि आप काम करो उससे पहले हम आधा पैसा आपको दे देते हैं, काम होने के बाद पूरा पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो पीजेंट्स हाउस होल्ड ईगरली अग्री, तो वो खुशी से मान गए, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उनकी मर्चेंट्स की बात को स्वीकार लिया। बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। तो वो मर्चेंट्स के लिए काम करते करते वो गांव में भी रह सकते थे, और साथ में क्या कर सकते थे, अपने छोटे छोटे जो प्लॉट्स थे उनके ऊपर भी क्या कर सकते थे, खेती कर सकते थे, अपने गांव में रहकर ही बाकी का काम भी कर सकते थे। तो उन्हें ये एक फायदेमंद सौदा लगा। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। तो जो वो इनकम होती थी प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, यानी कि जो घर में बनाई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के साथ जो वो काम करते थे, उन्हें हम प्रोटो इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो वहां से उनको सप्लीमेंट होता था, एक हेल्प मिल जाती थी, जो कल्टीवेशन से, जो खेती बाड़ी से इनकम कम हो रही थी उसे बराबर करने में। इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। इससे ऐसा हुआ कि जो फैमिली मेंबर हुआ करते थे वो खेती बाड़ी के अलावा दूसरे कामों में भी अपने जो लेबर रिसोर्सेज थे उसे इस्तेमाल कर सकते थे। Within this system, a close relationship developed between the town and the countryside। तो इस सिस्टम की वजह से एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, किसके किसके बीच में, गांव और शहरों के बीच। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। अब देखो जो व्यापारी लोग होते थे वो रहते कहाँ थे, कस्बों में रहा करते थे, लेकिन ज्यादातर काम कहाँ हुआ करता था, गांव में ही हुआ करता था। तो ये कनेक्शन बना देता है गांव और शहर के बीच में। A merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners। The yarn then that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers and then to dyers। ऐसा था कि जो मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, पहले जो ऊन बनाते हैं, ऊन छांटते हैं, उनसे ऊन खरीदा करते थे, फिर उसको किसके पास लेते थे, स्पिनर के पास, जो धागा बुनता है उसके पास लिया जाता था। उसके बाद फिर वीवर्स के पास, ठीक है, उसके बाद जो कपड़े को बनाता है उसके पास लेके जाया जाता था। फिर उसके बाद फूलर के पास, यानी कि उसकी प्लेटिंग करनी है, उसको क्या करना है, उसको प्लेट्स में ढालना है, वो फुलर के पास ले जाकर किया जाता था। देन एंड में उस कपड़े का क्या होता था, डाई होती थी, उसके ऊपर कलर चढ़ाया जाता था। इस तरह से एक मार्केट चेन बन गई थी। The finishing was done in the London before the export merchant sold the cloth in the international market। तो जितना भी फिनिशिंग का काम है वो सारा लंदन में होता था, इससे पहले कि जो व्यापारी है वो अपने जो
माल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचे, उससे पहले सारा काम उसका कर दिया जाता था फिनिशिंग तक का। लंदन इन फैक्ट केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर, तो इस वजह से लंदन को क्या फिनिशिंग सेंटर। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कमर्शियल एक्सचेंज। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था, तो ये क्या था, एक नेटवर्क का हिस्सा था जो कमर्शियल एक्सचेंज के लिए काम करता था। कमर्शियल एक्सचेंज कौन सा हुआ, पैसों के लेन देन के हिसाब से जो काम होता है, यानी कि अगर इंग्लैंड में कपड़ा बनता है तो वो यहाँ से कहाँ जाएगा, किसी दूसरे देश में, वो इंडिया हो सकता है, वो श्रीलंका हो सकता है, वो पाकिस्तान हो सकता है, वो कोई भी अफगानिस्तान हो सकता है, किसी भी देश में जा सकता है, ठीक है। It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of the producers working within their family farms, not in factories. तो ये कंट्रोल, इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाले कौन होते थे, व्यापारी होते थे। और ये इसका प्रोडक्शन कहाँ होता था, बनता कहाँ था, ये ज्यादातर प्रोड्यूसर इसके कहाँ पे होते थे, गांव में हुआ करते थे, अपने परिवारों के साथ फैक्ट्रीज में काम नहीं करते थे, अपने ही घरों में काम करते थे, अलग अलग स्टेजेस में प्रोड्यूस किया जाता था। जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहले ऊन, एक घर से ऊन ली जाएगी, ठीक है, दूसरे घर में उसे क्या कराया जाएगा, उसका धागा बनेगा, थ्रेड बनेगा, तीसरे घर में क्या बनेगा, तीसरे घर में उसको कपड़े का शेप दिया जाएगा, क्लोथ का शेप दिया जाएगा, फिर उसके बाद चौथे घर में क्या होगा, डाई किया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी लास्ट स्टेज क्या है, फिनिशिंग करी जाएगी। इस तरह से एक चेन होती थी, अलग अलग लोग अलग अलग कामों में व्यस्त रहते थे, तो उन लोगों को काम भी मिल जाता था सबको। At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. हर एक स्टेज जो प्रोडक्शन की होती थी, जहाँ पे चीजें बनाई जाती थी, वहां 20 से 25 लोगों को काम पे लगाया जाता था हर स्टेज पे, ठीक है। और हर मर्चेंट के पास इतने लोग हुआ करते थे हर स्टेज पे काम करने के लिए। दिस मेंट दैट ईच क्लोथियर वॉज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ द वर्कर्स। इसका मतलब ये था कि जो भी कपड़े बनाने वाले लोग होते थे, तो बहुत सारे वर्कर्स को वो अपने कंट्रोल में रखा करते थे। द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, अब बदलाव किससे आता है, फैक्ट्रीज के आने से क्या होता है। द अर्लियर फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s, बट इट वाज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ द फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। शुरुआत की जो फैक्ट्रीज इंग्लैंड में आई थी वो 1730 के करीब करीब आई थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जो है फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मल्टीप्लाई हो चुकी थी, यानी कि 2 गुना बढ़ चुकी थी। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन। सबसे पहला जो निशान है नए युग का वो क्या था, कॉटन था, कॉटन का कपड़ा। इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। इसका जो प्रोडक्शन था, इसका जो उत्पाद था, वो 19वीं शताब्दी के अंत के आते आते बहुत ज्यादा होने लगा था। इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन जो है वो खरीदा करते थे अपनी कॉटन की इंडस्ट्री के लिए, लेकिन बाय 1787 दिस इंपोर्ट सोल्ड टू 22 मिलियन पाउंड्स। तो अब ये इंपोर्ट इतना बढ़ गया, 2.5 मिलियन पाउंड से बढ़कर के 22 मिलियन पाउंड हो चुका था, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ गया ये। दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो इंक्रीज था ये किससे जुड़ा हुआ था, बहुत सारे जो बदलाव आए थे किसमें, प्रोडक्शन के प्रोसेस में, यानी कि जैसे पहले उत्पादन करने का तरीका अलग था, अब तरीका बदल चुका था। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दीज। तो हम कुछ प्रोसेसेस के ऊपर नजर डालेंगे, चलो देखते हैं। अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आता था, कार्डिंग, ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग एंड रोलिंग, ये सब जो प्रोसेस था इसमें इनोवेशंस यानी नई नई खोजों की वजह से 18वीं शताब्दी में इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी आ गई थी। दे एनहेंस्ड द आउटपुट पर वर्कर, और उसकी क्षमता बढ़ा दी थी। enabling each worker to produce more and they made possible the production of stronger threads and yarn। तो इससे लोगों को ज्यादा वर्कर्स को क्या मदद मिलती थी, मजदूरों को क्या मदद मिलती थी कि वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे, बना सकते थे, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग धागा बना सकते थे, काफी मजबूत धागा बनता था। देन रिचर्ड ऑकराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। जो रिचर्ड ऑकराइट हैं उन्होंने क्या किया, कॉटन मिल क्रिएट करी, बनाई उन्होंने। Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households।
तो इस समय तक जैसे हमने ऊपर पढ़ा है और देखा है कि काफी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पाद था वो बढ़ चुका था और फैल गया था पूरी आगे पीछे सब गांव में, हर एक घर में फैल चुका था। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज्ड, सेट अप एंड मेंटेन इन द मिल। लेकिन अब नई जो काफी महंगी जो मशीन थी वो खरीदी जा सकती थी, उन्हें सेट किया जा सकता था फैक्ट्री में और मिल में। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। तो जब मिल बनना शुरू हुआ तो हर एक प्रोसेस, जितने भी अलग अलग स्टेजेस में प्रोसेस हुआ करते थे, ऊन से लेकर के कपड़ा बुनने तक और उसे डाई करके फिनिश करके उसे बेचने के लिए तैयार करने तक का कार्य, ये सब कहाँ पे होने शुरू हो गया, एक ही मिल में शुरू होने लगा, यानी एक ही छत के नीचे। पहले हर एक अलग अलग डिवीजन होता था लोगों का काम करने के लिए। दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, a watch over quality and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside. तो इससे एक फायदा मर्चेंट्स को क्या हो जाता है कि वो पूरी तरह से सुपरवाइज कर सकते थे, अच्छे से देख सकते थे कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कपड़ा बन कैसे रहा है, क्या प्रोसेस है, क्वालिटी अच्छी बन रही है नहीं बन रही है, और लेबर के ऊपर कंट्रोल रहता था उनका, रेगुलेट कर सकते थे उनको। ठीक है, ये पहले संभव नहीं होता था क्योंकि हर एक काम जो है हर अलग अलग जगहों पे होता था, एक हर काम एक जगह पे नहीं हुआ करता था। इन द अर्ली 19th century फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंडस्केप। तो 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत है, फैक्ट्रीज जो हैं बहुत बड़ा एक हिस्सा बन चुकी थी जो इंग्लैंड के भूदृश्य है, जमीन है उसका। So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of the technology that contemporaries were dazzled। तो जो ये इतनी बड़ी बड़ी भव्य मिल्स थी, ये इतनी मैजिकली टेक्नोलॉजी को दर्शा रही थी कि लोग इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से चौंक गए थे। दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स, ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द बायलेन्स एंड द वर्कशॉप वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड। तो ऐसे में क्या हो गया कि लोगों का क्या होता है, अटेंशन जो है मिल्स के ऊपर चला जाता है, और वो जो छोटी छोटी वर्कशॉप हुआ करती थी, घरों में जो काम हुआ करता था, वहां पे जो प्रोडक्शन जो अभी भी चल रहा था वो जैसे लोगों को भूल ही गया। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, एक ऐसा समय जब औद्योगिक बदलाव आ रहा था। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितना तेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का ही ग्रोथ है या कुछ और भी। फर्स्ट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। ज्यादा जो डायनेमिक इंडस्ट्रीज थी वो किसकी थी ब्रिटेन में, कॉटन की या फिर धातुओं की। Growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of the industrialization up to the 1840s। तो बहुत तेजी से बढ़ने वाली जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो एक लीडिंग सेक्टर रहा, शुरुआत का फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो फेज रहा अप टू 1840 तक, तब तक कॉटन लीड कर रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर को। आफ्टर दैट द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री लेड द वे, उसके बाद जो है आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री है वो लीड में आई। With the expansion of the railway in the England from the 1840s and in the colonies from the 1860s, the demand for iron and steel increased rapidly। तो जैसे जैसे रेलवे का प्रोग्रेस हुआ, रेलवे बढ़ी इंग्लैंड में 1840 में और कॉलोनीज अलग अलग जो थी वहां पे 1860 में, तो उससे क्या हो गया कि जो आयरन की डिमांड थी और स्टील की डिमांड थी वो बढ़ गई सब जगहों पे। By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about sterling pound 77 million। तो 1870 में जो ब्रिटेन था वो कितना निर्यात करता था, कितना बेचता था आयरन और स्टील, लगभग लगभग 77 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड तक, जो डबल हो जाता है कॉटन की इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट की वैल्यू से। ठीक है, नाउ देखो सेकंड क्या है, द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो नई इंडस्ट्रीज थी इतनी आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको भी। Even at the end of the 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industries sector। तो हालांकि जो 19वीं शताब्दी का अंत तक का जो समय था तब तक लगभग 20% से भी कम लोग जो थे वर्कफोर्स का हिस्सा हुआ करते थे टेक्नोलॉजिकल जो एडवांस इंडस्ट्रीज थी वहां पे, क्योंकि वहां पे
मशीनों से काम किया जाता था, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ज़्यादा। टेक्सटाइल्स वाज़ अ डायनामिक सेक्टर। टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बदलाव, जिसमें हमेशा उतार-चढ़ाव रहते हैं। बट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज़ प्रोड्यूस्ड नॉट विदिन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विदिन डोमेस्टिक यूनिट्स। तो ज़्यादातर जो इसका काम टेक्सटाइल का हुआ करता था, वो सिर्फ फैक्ट्रीज में ही नहीं हुआ करता था, बल्कि इसके बाहर भी हुआ करता था, जैसे कि डोमेस्टिक यूनिट्स लगाए होते थे घरों में, जिस तरह से पहले होता था, तो वहां पे भी वो प्रोड्यूस होता था। थर्ड, द प्लेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय steam powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. जो बदलाव का जो तरीका था, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी उनके द्वारा नहीं किया गया, और ना ही जो स्टीम पावर्ड कॉटन मेटल इंडस्ट्रीज होती थी उनके द्वारा, बल्कि क्या हुआ, वो पूरी तरह से स्टेगनेंट भी नहीं हो जाती हैं। हालांकि ना ज़्यादा बदलाव देखने को मिला और ना ही पूरी तरह से रुकी वो। Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glass work, tanning, furniture making and production of implements. ऐसा लगता है कि जो ऑर्डिनरी जो स्मॉल इनोवेशन थी वो बेसिस थे, तरक्की की बुनियाद थी, एक बेस दिया तरक्की को। बहुत सारी जो नॉन मैकेनिकल सेक्टर में इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, जैसे फूड प्रोसेसिंग में, बिल्डिंग पॉटरी में, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, ये सब हाथ से काम जो हुआ करते थे, यहाँ से ही जो एक बेस बनता है आगे की तरक्की का। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्ड स्लोली। तो चौथा ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव आते हैं, टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आए वो धीरे धीरे आए। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो ये कोई एक बहुत तुरंत से नहीं फैल गए थे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। जो नई टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और जो मर्चेंट्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होते थे, कॉशियस रहते थे इसे यूज़ करने के लिए। अब नई चीज़ है, उसे अडॉप्ट करना, पकड़ना या उसे समझ पाना टाइम लगता है इसके लिए। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली। अक्सर जो मशीनें होती थी टूट जाती थी और दोबारा उनका रिपेयर होता था, वो काफ़ी महंगा पड़ता था। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड। तो इतनी अच्छी नहीं होती थी, इतनी अच्छी साबित नहीं हो पाती थी वो, जितना उनके जो बनाने वाले क्लेम करते थे, बोलते थे कि कैसा मशीन बहुत बढ़िया या बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो वो उस पर खरा नहीं उतरती थी। कंसिडर द केस ऑफ द स्टीम इंजन। हम शुरुआत करते हैं स्टीम इंजन के केस को लेकर के। जेम्स वॉट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781। तो जेम्स वॉट जो है उन्होंने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया था, और इसको प्रोड्यूस किसने किया था? न्यू कॉमन ने। और पेटेंट किसने किया? पेटेंट हुआ था ये 1781 में। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल। तो जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने क्या बनाया था? नया मॉडल बनाया था, नया मॉडल तैयार किया था। बट फॉर द ईयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स। लेकिन सालों तक उसे कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन। तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है क्या हुआ, लगभग 321 स्टीम इंजन से ज़्यादा बन चुके थे ऑल ओवर इंग्लैंड में। ऑफ दीज 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्रीज। लगभग 80 को कॉटन इंडस्ट्रीज में रखा गया था, 9 इन वॉल, 9 को वूल इंडस्ट्रीज में, एंड द रेस्ट इन माइनिंग कैनाल्स। और उसके बाद के जो बचे हुए थे वो माइनिंग कैनाल्स में रखे गए थे। द रेस्ट इन माइनिंग कैनाल वर्क्स एंड आयरन वर्क्स। तो इनमें से जो बची हुई थी वो कहाँ पे, किस एरिया में थी? कैनाल वर्क्स में और आयरन वर्क्स में, ठीक है। स्टीम इंजन वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। तो स्टीम इंजन जो थे वो यूज नहीं किया जाता था शताब्दी के अंत तक। So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of the labor manifold was slow to be accepted by industrialists। तो इसीलिए जो बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी थी वो भी काफ़ी आराम आराम से लोगों के द्वारा अपनाई गई, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसे अपनाया नहीं गया।
Historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson and laborer. तो हिस्टोरियन इस चीज को समझने में कामयाब हुए कि जो शुरुआत के जो टिपिकल वर्कर्स हुआ करते थे वो मिड 19th सेंचुरी के वो मशीन ऑपरेटर नहीं हुआ करते थे बल्कि वो एक पारंपरिक जो क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं शिल्पकार होते थे या फिर लेबर के रूप में हुआ करते थे। तो आगे क्या हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर और स्टीम पावर के बारे में देखते हैं हम। ये हमारा सेकंड टॉपिक है इसका। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। विक्टोरिया का जो समय था वहाँ ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। पोर पीजेंट्स एंड वेग्रेंट मूव्ड टू द सिटीज इन नंबर इन सर्च ऑफ जॉब्स वेटिंग फॉर वर्क। तो बहुत सारे गरीब लोग होते थे, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे आवारागर्दी करना टाइम पास करने वाले लोग, तो उनको जब काम नहीं मिलता था वो भी काम के लिए जाते थे या फिर वेटिंग फॉर वर्क या काम का इंतजार किया करते थे। तो खूब सारे लोग हुआ करते थे, शॉर्टेज नहीं थी लेबर की। एज यू विल नो व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर लेबर ज्यादा होगा, लेबर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो प्राइसेस कम रहेंगे, सस्ती रहेगी। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। तो इस वजह से जो उद्योगपति होते थे उनको कोई भी लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं होता था और ना ही हाई वेज कॉस्ट का भी प्रॉब्लम होता था। They did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. तो इसीलिए वो बड़ी बड़ी मशीन्स को नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी उन्हें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सस्ते में जो है क्या होता था काम हो जाता था ह्यूमन लेबर की वजह से। इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा काम होता था कि वो किसी विशेष सीजन में ही हुआ करता था। गैस वर्कर्स एंड ब्रीवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स। जो गैस वर्कर होते थे या फिर जो शराब की भट्टियों पे काम करने वाले लोग होते थे यानी शराब निकालने का जो काम करते थे वो ज़्यादातर सर्दियों में क्या रहते थे, बिजी रहते थे क्योंकि इस समय में इस चीज़ की डिमांड बहुत होती थी। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। तो इस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत होती थी अपनी डिमांड को फुलफिल करने में। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड। जो बुक बाइंडर्स होते थे या फिर प्रिंटर्स होते थे तो ये क्रिसमस डिमांड के लिए के समय में ज़्यादातर काम करते थे। टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। तो ज़्यादातर इनको भी क्या लगता था, अब किसी भी काम में एक्स्ट्रा हैंड लगते थे दिसंबर से पहले क्योंकि पूरा काम करना होता था। एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूस्ड अप। और बंदरगाहों पे क्या होता था कि जो शिप्स को इस समय रिपेयर किया जाता था, साथ में उनको क्या किया जाता था, साफ भी किया जाता था। शिप्स को साफ करना और उन्हें रिपेयर करने का काम भी बंदरगाहों में इसी टाइम पे हुआ करता था, विंटर के टाइम में। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती थी जहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था वो फ्लक्चुएट करता था सीजन के हिसाब से, वहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो हैंड लेबर को ही या लोगों को ही इस्तेमाल करना पसंद करते थे, ना कि मशीन। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर। तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते थे वो सिर्फ हाथ से ही बनाए जा सकते थे। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर अ मास मार्केट। तो मशीन ज़्यादातर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती थी जैसे कि कोई यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, कोई फिर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होती थी उनको बनाने के लिए, या बहुत बड़े लेवल पे मार्केट में कोई भी चीज़ चाहिए होती थी उसके लिए मशीन्स यूज होती थी। बट द डिमांड इन द मार्केट वॉज ऑफन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिजाइंस एंड स्पेसिफिक शेप। ज़्यादातर मार्केट में डिमांड किसकी थी, ऐसी चीज़ों की जिसमें काफ़ी अच्छे पेचीदा डिज़ाइन हुआ करते थे या फिर स्पेसिफिक शेप बना के दी जाती थी उनकी।
In mid-19th century Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मिड 19th में लगभग लगभग 500 वैरायटी के जो हैमर होते थे, हथौड़े होते थे, उनको प्रोड्यूस किया जाता था। एंड लगभग 45 तरह की एक्सेस होती थी, यानी कुल्हाड़ियां हुआ करती थी जो इंसानों के द्वारा ही बनाई जा सकती थी, ना कि किसी मशीन या टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जा सकती थी। फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो सोर्स है ये हमें क्या बता रहा है। Will Thorne is one of those who went in search of seasonal work. Will Thorne वो थे, उन लोगों में से एक थे जो सीजनल वर्क की सर्च में गए। लोडिंग ब्रिक्स एंड डूइंग ऑड जॉब्स, ही डिस्क्राइब्स हाउ जॉब सीकर्स वॉक्ड टू लंदन इन सर्च ऑफ वर्क। तो जैसे लोडिंग करना ब्रिक्स की है ना, और अलग अलग तरह के ऐसे और जॉब जो ओकेजनल होते हैं वो करना, उन्होंने डिस्क्राइब किया है किसको, कि जो जॉब सीकर होते थे, जो काम की खोज में आया करते थे, वो कैसे लंदन में आया करते थे काम ढूंढने के लिए। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू लंदन, ये जाना चाहते हैं कहाँ पे, लंदन में। ये विलियम थॉर्न ही बोलते हैं अपने लिए। एंड माई डिजायर वॉज स्टिम्युलेटेड बाय लेटर्स from an old workmate who was now working at the old Kent Road gas works. तो जो विल थॉर्न की जो हमेशा एक इच्छा हुआ करती थी कि वो लंदन में जाके काम करें, उसको एक प्रोत्साहन मिल जाता है जब उनका एक पुराना साथी जो उनके साथ काम किया करता था, उनका चिट्ठी मिलती है उन्हें। ठीक है, तो उस चिट्ठी में उन्हें बताया कि वो कहाँ पे काम करते हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो पुराने साथी हैं उनके, वो एक गैस केंट रोड गैस वर्क्स में, वहाँ पे उनका काम है। आई फाइनली डिसाइडेड टू गो इन नवंबर। तो विल थॉर्न ने डिसाइड किया कि वो नवंबर में वहां जाएंगे। 1881 की बात है ये। विद टू फ्रेंड्स आई स्टार्टेड आउट टू वॉक एंड जर्नी। मैं अपने दो दोस्तों के साथ बाहर निकला और मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। फिल्ड विद द होप दैट वी वुड बी एबल टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट। आशा यही थी कि हम लोगों को काम मिल जाएगा। When we get there with the kind assistance of my friend, जब हम हम वहां पहुंचे, अब मेरे जो दोस्त थे उनकी सहायता से, we had little money when we started, not enough to pay for our food and lodgings each night until we arrived in London. तो हमारे पास पैसा बहुत कम था, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इवन हम रह नहीं सकते थे कहीं पे, रात को नाइट स्टे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे जब तक हमें काम ना मिला, हम लंदन ना पहुंच गए तब तक। सम डेज वी वॉक्ड एज मच एज 20 माइल्स, कभी कभी हम 20 माइल्स मूव करते थे। एंड अदर डेज लेस, कभी उससे कम भी मूव किया करते थे, यानी चलते थे, सफर करते थे। और मनी वॉज गॉन एट द एंड ऑफ द थर्ड डे। तो तीसरा दिन हमारी यात्रा का था जब हमारे पैसे खत्म हो गए। फॉर 2 नाइट्स वी स्लेप्ट आउट वंस अंडर अ haystack। तो हम 2 रातों बाहरी खुले आसमान के नीचे, एक जो सूखे घास का ढेर था वहां, उसके नीचे हम सो गए। एंड वंस इन एन ओल्ड फार्म शेड, तो एक बार एक खेत में शेड था, वहां पे सोए। ऑन अराइवल इन लंदन वी ट्राई टू फाइंड माई फ्रेंड, जब हम लंदन पहुंचे तो हमने मेरे फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करी, बट वर अनसक्सेसफुल, लेकिन हम नाकामयाब रहे। आर मनी वॉज गॉन, हमारे पैसे खत्म हो चुके थे। सो देयर वॉज नथिंग फॉर अस टू डू बट टू वॉक अराउंड अंटिल लेट एट नाइट। तो हमारे पास कोई काम नहीं था, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे इसके अलावा कि हम सारा दिन घूमे इधर उधर, रात तक घूमते ही रहते थे इधर उधर, कुछ ना कुछ ढूंढने में, तलाशने के लिए। एंड देन ट्राई टू फाइंड सम प्लेस टू स्लीप, और फिर रात को हम एक जगह ढूंढते थे सोने के लिए। वी फाउंड एन ओल्ड बिल्डिंग एंड स्लेप्ट इन इट दैट नाइट, एक हमें पुराना बिल्डिंग मिला, वहां हम जाके रात को सो गए। द नेक्स्ट डे संडे लेट इन आफ्टरनून वी गॉट टू द ओल्ड कैंट गैस वर्क्स। तो दूसरा जो दिन था, उस दिन संडे था, तो हम दोपहर के बाद निकलते हैं। हम कहाँ पहुंचे, ओल्ड कैंट गैस वर्क्स के एरिया में पहुंच गए हम। एंड अप्लाइड फॉर वर्क, वहां पे हमने काम के लिए अप्लाई किया। तो टू माई ग्रेट सरप्राइज, वहां मुझे एक सरप्राइज मिला। द मैन वी हैड बीन लुकिंग फॉर वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। तो जिस इंसान को हम ढूंढ रहे थे वो वहीं पे काम कर रहा था उस समय। ही स्पोक टू द फोरमैन एंड आई वॉज गिवन अ जॉब। तो मेरे फ्रेंड ने बात करी किसके साथ, अपने फोरमैन के साथ, और उन्होंने मुझे काम पे रख लिया।
ठीक है। इस तरह से ये सोर्स एक कहानी बताते हैं किस तरह से लोग वर्कर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में अक्सर जाया करते थे। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस द एरिस्टोक्रेट्स एंड द बर्गोइज, इसको कुछ लोग बर्जुआइज भी पढ़ते हैं, कुछ बर्गोइज भी पढ़ते हैं। तो प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, तो विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास के लोग होते थे, ऊंचे जो तबके के लोग हुआ करते थे या फिर जो राजा या राजशाही लोग हुआ करते थे, अब वो लोग क्या प्रेफर करते थे, इंसान के द्वारा हाथ से बनाई हुई चीजों को ही इस्तेमाल करना प्रेफर करते थे। वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, तो और हाथ से बनी हुई चीज अब किसकी एक पहचान हो गई थी, क्लास की पहचान हो गई थी। भाई इतना हाथ से बना हुआ मेहनत का चीज है और वो कॉस्टली भी रहेगा, तो वो वही लोग खरीदेंगे जो ऊंची तबके को बिलोंग करेंगे। दे वर बेटर फिनिश्ड, individually produced and carefulली designed machine made goods were for export to the colonies। तो ये जो चीजें बनी होती थी ना, कोई भी इंसान, कोई भी अगर कपड़ा ही बनता है, उसके ऊपर कुछ कढ़ाई होती है या कोई चीज बनती है, उसको एक इंसान बहुत मेहनत से एक एक चीज पे काम करके बनाता था। लेकिन जो दूसरी मशीन मेड चीजें होती थी, वो किसके लिए बनाई जाती थी, निर्यात के लिए, बेचने के लिए बनाया जाता था उन्हें। कहाँ पे, कॉलोनीज में, जहाँ पे उनके कॉलोनीज होती थी। इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, ऐसे देश जहाँ पे लेबर का शॉर्टेज हो, इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज। तो जहाँ लेबर नहीं मिलती थी ऐसे एरियाज में जो उद्योगपति होते थे वो ज्यादातर मशीन्स को यूज करना प्रेफर करते थे, ताकि जो लेबर का डिमांड है वो मिनिमाइज हो सके, कि लोगों की डिमांड कम रहे और हमारा काम सही से होता रहे। This was the case in 19th century. America, Britain, however, had no problem hiring human hands. तो इस तरह का केस कहाँ देखने को मिला था 19th सेंचुरी में, अमेरिका में। वहाँ शॉर्टेज ऑफ लेबर हुआ करती थी, लेकिन जो ब्रिटेन थी वहाँ पे ह्यूमन हैंड्स को हायर करने में कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं होती थी। लाइफ ऑफ वर्कर्स, अब देखो वर्कर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे ना इस सारे क्रांति के साथ, तो उनकी कैसी लाइफ थी उनके बारे में हम जानते हैं। The abundance of labor in the market affected the lives of workers। देखो बहुत ज्यादा काम जो है मार्केट में था, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनके जीवन को भी प्रभाव देखने को मिला। As news of possible jobs traveled in the to the countryside, hundreds tramped to the cities। तो जैसे ही बहुत सारे काम मिलने हैं ऐसा करके एक अफवाह फैलती है, बातें फैलती हैं, गांव की तरफ ये बातें पहुंचती हैं, तो लोग जो हैं ज्यादातर वहां से क्या हो गए, काम की तलाश में शहरों की तरफ एकदम दौड़। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन। सो जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी कैसे हुआ करती थी कि आपको अगर काम चाहिए तो वहां पे आपका हो सकता है कोई फ्रेंड हो, वो आपको काम दिला सकता है, या फिर कोई किन या रिलेशन होना चाहिए आपका, ताकि वो आपको काम दिला सके। इफ यू हैड अ रिलेटिव और अ फ्रेंड इन अ फैक्ट्री, यू वर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब क्विकली। अगर आपका कोई फ्रेंड होता फैक्ट्री में या कोई रिश्तेदार होता, तो इससे काम पाने में आसानी और जल्दी होती थी। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन, सब लोगों के पास तो सोशल कनेक्शन नहीं हुआ करते थे ना। तो मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स, तो बहुत सारे जो काम करने के तलाश में लोग आया करते थे उन्हें हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेस और इन नाइट शेल्टर्स, तो ज्यादातर लोग कहाँ करते थे, पुल के नीचे अपनी रातें बिताया करते थे काम के इंतजार में, और साथ में या फिर कभी कभी नाइट शेल्टर के एरियाज होते थे, वहां जाके वो अपनी रातें बिता दिया करते थे। Some stayed in night refuges that were set up by private individuals. Others went to the casual wards maintained by the poor law authorities. तो रहने के लिए अलग अलग जगहों पे जाया करते थे लोग। कुछ लोग कहाँ पे रहते थे, नाइट रिफ्यूज, जहाँ पे रात को रहने के लिए स्थान बनाए जाते थे, ऐसे जगहों पे जो प्राइवेट लोगों ने बनाए होते थे। अब वहां से वो किराया रेंट वगैरह लिया करते थे लोगों से। और कुछ लोग कैजुअल जो वार्ड हुआ करते थे, गरीबों के लिए बनाए जाते थे लॉ अथॉरिटीज के द्वारा, वहां जाके अपनी रातें गुजार लिया करते थे जब तक काम शुरू नहीं होता था। Seasonality of work in many industries meant prolonged periods without work।
तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता था, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो काम होता था वो सीजन पे डिपेंड करता था, तो काफी समय तक क्या ऐसा समय रहता था जब लोगों को काम नहीं मिलता था। आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, द पोर वर ऑन द स्ट्रीट अगेन। तो जैसे बिजी जो व्यस्त जो सीजन होते थे वो खत्म हो जाते थे, यानी कि जब काम की जरूरत खत्म हो जाती थी तो ज्यादातर गरीब जो लेबरर हुआ करते थे वो दोबारा से स्ट्रीट्स पे आ जाया करते थे, यानी कि वापस वो बेरोजगार हो जाया करते थे। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर when the demand for labor in the rural areas opened up in places। तो कुछ लोग ऐसा करते थे कि विंटर में वो अपने गांव में चले जाया करते थे, जहाँ पे उनके अपने खुद के काम हुआ करते थे, वो अपने खुद के काम उस जो बिना काम का सीजन था वहाँ किया करते थे। बट मोस्ट लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स, तो ज्यादातर लोग अलग अलग जॉब्स के लिए ढूंढना शुरू कर देते थे, विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफिकल्ट टू फाइंड। तो इस तरह के जॉब जो हैं 19वीं शताब्दी के मध्य तक पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। वेजेस इंक्रीज्ड समवॉट इन द अर्ली 19th सेंचुरी, तो जो वेजेस थी वो बढ़ गई थी अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ हद तक लोगों की। बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, लेकिन लोगों की जो वर्कर्स की जो वेलफेयर थी या उनका जो भलाई का काम था उसके बारे में ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलता था कुछ भी। द एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशंस बिटवीन ट्रेड्स एंड द फ्लक्चुएशंस फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो जो फिगर्स हैं जो रिकॉर्ड्स बताते हैं वो ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो वेरिएशंस हैं वो छुपा दी गई हैं, कैसे क्या हुआ करता था, ट्रेड फ्लक्चुएशन कैसे काम किया करती थी, कैसे कैसे बदलाव आए, ये सब पूरी तरह से विजिबल देखने को नहीं मिलता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड Napoleonic War, the real value of what the workers earned fell significantly। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि अगर वर्कर काम किया करते थे तो इससे कोई ये नहीं था कि वो वर्कर जो है पूरी तरह से अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाया करते थे। जब नेपोलियनिक वॉर्स चल रही थी, युद्ध चल रहा था नेपोलियन के साथ यूरोपियन कंट्रीज का, तो उस समय ऐसा था कि वर्कर्स की जो अर्निंग थी वो बहुत कम होती थी किसी भी चीज को खरीदने के लिए, वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे अपनी अर्निंग से। सिंस द सेम वेजेस कुड नाउ बाय फ्यूअर थिंग्स, क्योंकि वो जो है प्राइसेस, उनकी जो पैसे का जो वैल्यू थी वो कम हो चुकी थी, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, जिस वजह से मजदूर जो थे फिर उसी कंडीशन में चले जाते थे। मोreover the income of workers depended not on the wage rate alone। हालांकि जो वर्कर्स की इनकम थी वो ज्यादातर जो वेज रेट पे ही डिपेंड नहीं करती थी। व्हाट वाज आल्सो क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनके लिए एक और मुश्किल ये हुआ करती थी कि काम का जो समय होता था वो भी सही नहीं था। द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइंड द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स। तो एक इंसान कितना काम करता है उससे ही उसके इनकम का अंदाजा लगाया जा सकता था, वो डेली कितना कार्य कर रहा है उतना ही उसको पैसा उसी हिसाब से मिलता था। At the best of the time till the mid 19th century, about 10% of the urban population were extremely poor। तो जो 19वीं शताब्दी का मध्य समय था तब तक के लिए लगभग लगभग 10% जो अर्बन लोग थे, शहरी लोग थे, वो बहुत ज्यादा गरीब थे। इन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लम्प like the 1830s, the proportion of the unemployment went up to anything between 35 and 75% in different regions। देखो ऐसा समय भी आया था जब इकोनॉमिक स्लम्प यानी कि आर्थिक मंदी आई थी। उस समय 1830 का टाइम जो चल रहा था वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 35% से बढ़कर के 75% हो चुका था, यानी अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 75 लोग हैं उनको काम नहीं मिलता था। अलग अलग एरियाज में अलग अलग वेरी करती थी परसेंटेज, ठीक है। द फेयर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो डर था जो अनएम्प्लॉयमेंट का कि भाई अगर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो किसी भी गरीब इंसान को काम नहीं मिलेगा, तो ये भी लोगों के अंदर बढ़ गया। व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, स्पिनिंग जेनी जब आती है, ठीक है, स्पिनिंग जेनी ये कपड़ा बनाने की मशीन थी, तो उस समय की बात होती है। कहाँ पे हुई थी इंट्रोड्यूस? इन द वुलन इंडस्ट्री। वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगैन अटैकिंग द न्यू मशीन्स। तो ऐसी औरतें जो क्या करती थी, कपड़ा बुनती थी खुद से, उन्होंने मशीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया।
दिस कन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कन्फ्लिक्ट जो है काफी समय तक जेनी के आने के बाद, यानी जेनी जो स्पिनिंग मशीन थी उसके आने के बाद मशीन और इंसान के बीच का कन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चला। आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज। 1840 के बाद जो है बिल्डिंग एक्टिविटीज जो होती थी बढ़ गई थी सिटीज में, क्योंकि वहां पे जरूरत बढ़ चुकी थी। ओपनिंग ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही थी। रोड्स वर वाइडन, बड़े बड़े रोड्स बनाए गए। न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, नए रेलवे स्टेशन बनाए गए। रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड, रेलवे लाइन्स को और बढ़ाया गया। टनल्स डग, टनल की खुदाई करी गई। ड्रेनेज एंड सीवियर्स लेड, अब अगर शहर है, शहर को बसाना है तो वहां पे बिल्डिंग की जरूरत है, उसके साथ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, या फिर जो गंदा पानी है, नाले का पानी है, उसको किस तरह से किस साइड पे लाया जाए, रिवर एम्बैंकमेंट पे कैसे डाला जाए। तो यहाँ हर जगह पे जहाँ पे भी काम हुआ करते थे वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन द 1840s एंड डबल्ड अगेन इन द सब्सिक्वेंट 30 years। जो लोग काम करते थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, यानी कि जैसे रेलवे हो गया या इस तरह के ट्रांसपोर्ट के अलग अलग जो जरिए थे वहां काम करते थे, यहाँ पे लोगों को डबल कर दिया गया, उनकी एम्प्लॉयमेंट डबल हो गई, बढ़ गए लोगों की मात्रा, क्योंकि काम ज्यादा था। उसके बाद अगले 30 साल में भी ये बढ़ता ही गया। अब सोर्स है, यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बताया गया है। देखो, a magistrate reported in 1790 about an incident when he was called in to protect a manufacturer's property from being attacked by workers। एक मैजिस्ट्रेट हैं, यानी जज हैं, जो रिपोर्ट करते हैं किसके बारे में, 1790 का एक हादसा है, एक इंसिडेंट है, उसके बारे में वो रिपोर्ट करते हैं। जब उन्हें एक मैन्युफैक्चरर जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बुलाते हैं अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कि उनके ऊपर वर्कर्स अटैक ना कर दें उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। From the departation of the lawless banditry of colliers and their wives, for the wives had lost their work in spinning engine, they advanced at first with much insolence, avowing their intention of cutting to pieces the machine lately introduced in the woolen manufacture, which they suppose, if generally adopted, will lessen the demand of the manual labor। तो उन्हें किस लिए बुलाया गया था कि जो लूटपाट का मसला था, यानी कि एक गैर कानूनी काम हो रहे थे डाकुओं के द्वारा, या फिर जो कोयले की खान में काम करने वाले लोग थे उनकी बीवियां जो स्पिनिंग का काम करती थी, उन्हें मशीन की आने की वजह से ऐसा लग रहा था या उनके साथ ऐसा हो रहा था कि वो काम नहीं मिल रहा था उन्हें। तो इस वजह से वो काफी, क्या एक कह सकते हो आप, बदतमीजी से कसम खा के इस तरह से आगे बढ़ी थी कि वो मशीन्स को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगी, क्योंकि अगर मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो उन लोगों का काम नहीं, उनको काम के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मशीन काम कर रही है तो इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। The women became clamorous, the men were more open to conviction, and after some expostulation were induced to desist from their purpose and return peaceably home। देखो, लोग औरतों ने क्या किया था, एकदम कोलाहल मचा दिया था, एकदम वो वायलेंट हो चुकी थी, और दूसरे तरफ आदमी भी उनके साथ दे रहे थे। लेकिन ऐसा था कि कुछ समय बाद, उन्हें मनाने के बाद, उन्हें एक प्रेरणा देने के बाद, उन्हें प्रेरित किया गया, कहा गया कि शांति पूर्वक किसी चीज का हल निकालने की कोशिश की जाए। तो ऐसा करना पड़ा मैजिस्ट्रेट को, क्योंकि ये उस समय काम की कमी की वजह से लोगों के दिमाग में जो प्रेशर था वो लूटपाट से, मार पिटाई से, इस तरह से अपने मैन्युफैक्चरर के ऊपर गुस्सा निकालते थे। तो नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। तो अब जो कॉलोनीज थी वहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिन्होंने कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी थी। लेट अस नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइजेस। देखो, पहले हमने पढ़ा इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे बढ़ता गया, तो अब भारत में भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ना, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एज अ कॉलोनी कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे हुआ। वंस अगेन वी विल लुक नॉट ओनली एट फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो एट द नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर।
हम फिर से फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को ही नहीं देखेंगे, बल्कि जो नॉन मैकेनाइज सेक्टर है जहाँ पे हाथ से काम हुआ करता था उसको भी देखेंगे। वी विल लिमिट आवर डिस्कशन प्राइमरीली टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देखो इंडस्ट्रीज बहुत अलग अलग इस्टेब्लिश हुई थी, आयरन था, स्टील था, टेक्सटाइल था, स्पाइसेस थे, बहुत और सारी चीजों की इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पे फोकस किस पे करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। द एज ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, अब भारत में जो टेक्सटाइल्स का समय शुरू होता है उसके बारे में देखते हैं हम। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। देखो जब तक मशीन मेड कपड़ा नहीं आया था तब तक भारत का जो सिल्क और कॉटन के कपड़े हुआ करते थे वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, प्रख्यात थे। कोर्सर कॉटन्स वर प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज। खराब क्वालिटीज की कॉटन बहुत सारे देशों में प्रोड्यूस की जाती थी, बट द फाइनर वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। और ज्यादा अच्छी वेराइटी कॉटन की जहां से आती थी वो कहां से होती थी, भारत से होती थी। अमेरिकन एंड पर्शियन मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड द सेंट्रल एशिया। जो अमेरिका और पर्शिया से जो व्यापारी लोग आया करते थे वो यहाँ से पंजाब से सामान लेके जाया करते थे अफगानिस्तान और ईस्ट पर्शिया और सेंट्रल एशिया में, वहां पे बेचा करते थे ये सामान ले जा करके। बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स वर कैरिड ऑन कैमल बैक वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो जो पूरा माल हुआ करता था ना वो टेक्सटाइल का, वो ऊंटों के ऊपर ले जाकर के नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वहां तक पहुंचाया जाता था, और फिर माउंटेन पासेस के थ्रू, डेजर्ट्स के थ्रू होकर के लोग, व्यापारी लोग जाया करते थे सामान लेकर के। वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। तो एक बहुत अच्छा जो था सी ट्रेड हुआ करता था, समुंदर से व्यापार हुआ करता था। प्री कॉलोनियल पोर्ट जो थे, बंदरगाहें जो थी वहां से। सूरत ऑन द गुजरात को, सूरत से हुआ करता था बहुत पुराने समय से व्यापार। कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट्स। तो यहाँ से भारत का कनेक्शन गल्फ कंट्रीज के साथ और रेड सी के साथ, वहां के बंदरगाहों के साथ जुड़ता था। मसूलीपट्टनम on the Coromandel coast and Hooghly in Bengal had trade links with the Southeast Asian parts। देखो मसूलीपट्टनम जो है और कोरोमंडल कोस्ट जो है, ठीक है, ये हुगली, बंगाल और यहाँ से जो ट्रेड लिंक थे ईस्ट वाली साइड से, बंगाल की साइड से ट्रेड लिंक कहाँ पे हुआ करते थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जैसे जैसे वियतनाम, ये इंडोनेशिया वगैरह, इस तरह की जो साउथ ईस्ट कंट्रीज थी वहां पे सामान जाया करता था। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर जो होते थे इन व्यापार के नेटवर्क के साथ जुड़े होते थे। फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स। तो करते क्या थे ये लोग, जो बैंकर्स होते थे वो प्रोडक्शन को फाइनेंस करते थे, ठीक है, पैसा देते थे प्रोडक्शन के लिए, और जो मर्चेंट्स व्यापारी होते थे सामान को ले जाने में, एक्सपोर्ट करने के लिए जो कार्य होता था किया करते थे। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक्ड द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन। तो मर्चेंट्स के जो पोर्ट्स थे इनलैंड रीजन यानी कि जो आंतरिक क्षेत्र था वहां के साथ भी जुड़े होते थे, ताकि जो सप्लाई है अंदर और बाहर दोनों ही साइड पे भेजी जा सके। दे गेव एडवांसेस टू वीवर्स। वो पैसे पहले एडवांस में थोड़ा पैसा दे करके वीवर्स से, बुनकर लोगों से काम कराया करते थे। procured the woven cloth from weaving villages and carried the supply to the ports। तो वहां से वो सब कपड़ा खरीदते थे वीवर लोगों से, बुनकर लोगों से, गांवों से, और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the prices and bought goods from the supply merchant operating inland। तो ऐसा था कि जो बंदरगाह थे वहां से बड़े बड़े शिपर्स होते थे और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, ब्रोकर्स के साथ उनका लिंक होता है। ब्रोकर कौन होता है, दलाल। जो लोग वो नेगोशिएट करते थे प्राइस, कितनी महंगी बिकनी है कोई चीज, कितने का बिकेगा, कितने की वहां से एक्सपोर्ट की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इनलैंड एंड जो सी एरियाज में व्यापार के सिस्टम को चलाया जाता था। By the 1750s, this network controlled by Indian merchants was breaking down। तो 1750 आते आते जो भारतीय मर्चेंट व्यापारी हुआ करते थे, जो इनका कंट्रोल था ये टूट रहा था, खत्म हो रहा था ब्रिटिशर्स की वजह से। द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन्ड पावर। जो यूरोप की कंपनीज थी वो ताकतवर होती जा रही थी भारत में, इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में।
first securing a variety of the concession from local courts, then the monopoly rights to trade। पहले तो उन्होंने क्या किया, जो लोकल कोर्ट्स थे, हमारे देश के जो राजा लोग थे, उनको अपने पक्ष में किया, फिर उन्होंने अपने आप को एक व्यापार अधिकार दिला दिया कि जो सामान वो खरीदेंगे कोई और खरीद नहीं सकता। इस तरह से धीरे धीरे वो कंट्रोल करते गए भारतीय व्यापार को। This resulted in a decline of the old ports of सूरत and हुगली through which local merchants had operated। तो इससे क्या हो गया कि जो ओल्ड जो पोर्ट्स थे, बंदरगाहें पुरानी, जैसे सूरत और हुगली की, वेस्ट में सूरत था तो ईस्ट में हुगली था, तो ये बंदरगाहें जो है, यहाँ पे व्यापारी जो भारतीय थे, उनके काम में काफी ज्यादा गिरावट आना शुरू हुई थी। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली। तो यहाँ इन पोर्ट्स पे एक्सपोर्ट होना या निर्यात होना काफी ज्यादा कम हुआ, बहुत ड्रामेटिकली ये नीचे आ गया। द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस्ड द अर्लियर ट्रेड बिगैन ड्राइंग अप एंड द लोकल बैंकर स्लोली वेंट बैंकरप्ट। तो जो पैसा होता था पहले फाइनेंस करने के लिए, यानी कि एक दूसरे को जैसे वीवर को पहले एडवांस में पैसा दिया जाता था, वो नहीं हो रहा था, और साथ में जो काम था बैंकर्स का, बैंकर्स फाइनेंस करने में मदद करते थे, वो भी अब दिवालिया हो चुके थे। In the last year of the 17th century, the gross value of the trade had passed through Surat had been rupees 16 million। तो जो लास्ट साल थे 17th सेंचुरी के, जो ग्रॉस वैल्यू थी ट्रेड की, वो कितनी हो गई थी सूरत में, 16 मिलियन, ठीक है। बाय द 1740s इट हैड स्लम्प्ड टू रुपीज 3 मिलियन। देखो, तो 1740 तक जो है क्या हो गया था, यहाँ की जो ट्रेड, ग्रॉस ट्रेड वैल्यू थी, वो कितनी कम हो गई थी, 3 मिलियन पहुंच गई थी। पहले से 16 थी, उसको कम करके वो 3 मिलियन तक पहुंच गई। While सूरत एंड हुगली डिकेड, बॉम्बे एंड कैलकाटा ग्रीव। अब एक तरफ से सूरत और हुगली के जो बंदरगाह थे वो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। दूसरी तरफ से बॉम्बे और कैलकाटा जो है नए बंदरगाह के रूप में उभर कर आए, जहां ब्रिटिशर्स अपना काम कर रहे थे व्यापार का। This shift from the old ports to the new ones was an indicator of the growth of colonial power। तो ये जो शिफ्ट थी पुराने बंदरगाहों से नए बंदरगाहों की, ये एक इंडिकेशन था, एक इशारा था कि अब जो कॉलोनियल रूल है उसी का पावर है, बाकी जो भारतीय लोग हैं उनका पावर कम हो चुका था व्यापार में। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज। जो ट्रेड होता था ना नए पोर्ट्स से, तो उसको कंट्रोल कौन करता था, यूरोपियन कंपनी ही कंट्रोल करती थी। एंड वॉज कैरिड इन यूरोपियन शिप, और यूरोपियन शिप्स ही उसे ले जाया करते थे, सामान भी वही लेते थे। While many of the old trading houses collapsed, जो पुराने जो व्यापारिक घराने थे वो खत्म हो गए थे। Those had wanted to survive had to now operate within a network shaped by European trading companies। कुछ लोग जो व्यापार अभी करना चाहते थे, तो उन्हें किस तरह से व्यापार करना पड़ता था, जैसे यूरोपियन कंपनीज उनसे करवाना चाहती थी, उसी तरह से उन्हें करना पड़ता था। हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड अदर आर्टिजन्स। अब देखना ये है कि जो बुनकर लोग हुआ करते थे, जो कपड़ा बुनते थे, और जो शिल्पकार लोग होते थे, इन बदलावों की वजह से उनके जीवन में क्या बदलाव आया। What happened to weavers? Weavers के साथ क्या हुआ? The consolidation of East India Company power after the 1760s did not initially lead to a decline in textile export from India। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती दौर था ना, तब कोई एक्सपोर्ट में भारत से कमी नहीं हुई थी, क्योंकि तब भारत से एक्सपोर्ट अच्छा खासा हुआ करता था। शुरुआत में वो लोग यहाँ से सामान खरीदने ही ट्रेडर्स के रूप में आया करते थे, और बेचने भी आया करते थे। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंडेड एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। अभी तक ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ज्यादा नहीं फैली हुई थी, नहीं बढ़ी थी। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो अच्छी टेक्सटाइल भारतीय कॉटन की थी, उसकी डिमांड यूरोप में ज्यादा थी। सो द कंपनी वॉज कीन ऑन एक्सपैंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो कंपनी की इच्छा थी कि यहाँ से जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जाए। तो बिफोर एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक इन 1760 and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export। तो 1760 में और 1770 में जब तक ब्रिटिशर लोगों ने पॉलिटिकल पावर अपनी स्थापित नहीं कर ली थी बंगाल और कर्नाटक में, तब तक उनके लिए ये मुश्किल था कि
जो भारतीय चीजें हैं उनका एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि खुलेआम वो कर नहीं सकते थे, उनको राजाओं के अनुमति लेनी पड़ती थी। द फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स कम्पीटेड इन द मार्केट। तो अब कंपटीशन किसके किसके बीच में था? फ्रेंच और डच और पोर्चुगीज लोगों के बीच, साथ में लोकल ट्रेडर जो थे, इन सब के बीच में कंपटीशन था मार्केट में, एक कपड़े को लेकर के। ठीक है, सो द वीवर्स हैड सप्लाई so the weaver and supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyers। तो जब कंपटीशन था तो ऐसा उस कंपटीशन में ये मुमकिन था लोगों के लिए कि वो आराम से क्या कर सके, अपने लिए बार्गेन कर सके। यानी बहस करते हैं, जब भी आप मार्केट में जाते होंगे तो कोई चीज अगर आपको कोई कपड़ा महंगा दे रहा है तो उसमें से 100 या 200 रुपया या 50 रुपया आप कम कराने की कोशिश करेंगे, और वो कर भी देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि कंपटीशन में दूसरे लोग भी हैं जिसकी वजह से उनका काम कम हो सकता है। तो इस वजह से जो खरीदने वाले होते थे उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे मिल जाता था। इन देयर लेटर्स बैक टू लंदन, कंपनी ऑफिशियल कंटिन्यूअसली कंप्लेन्ड ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ सप्लाई एंड द हाई प्राइसेस। तो जो कंपनी के ऑफिसर्स हुआ करते थे वो लेटर्स लिखते थे लंदन के लिए, जिसमें वो लिखते थे, अक्सर कंप्लेन करते थे, शिकायत करते थे कि उन्हें काफी महंगे दामों पे चीजें खरीदनी पड़ती थी और सप्लाई के लिए देनी पड़ती थी। However, once the East India Company established political power, it could exert a monopoly right to trade। हालांकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो राजनीतिक आधिपत्य यहाँ पे स्थापित कर दिया, उसके बाद मोनोपोली हो गई, बहुत एक अधिकार हो गया उनका भारतीय व्यापार पे। It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control costs, and ensure regular supplies of cotton and silk goods। तो ये इससे क्या हुआ, जो ये नया तरीका आया, इससे जो नया सिस्टम मैनेजमेंट और कंट्रोल का हुआ, उसने क्या किया, कंपटीशन को खत्म कर दिया। ठीक है, अब कंपनी अकेले ही रूल करेगी, अकेले ही ट्रेड करेगी, तो कंपटीशन किसके साथ है? किसी के साथ भी नहीं। जितना प्राइस वो रखेंगे, जितना वो जिस हिसाब से सामान को बेचेंगे, उसी हिसाब से खरीदना और बेचना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं खरीदने वाला, है ना। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी और थे, जैसे फ्रेंच थे, डच थे, पोर्चुगीज थे, लोकल थे, सब लोग आपस में कम्पीट किया करते थे, लेकिन कंपटीशन ही खत्म कर दिया कंपनी ने। तो दिस इट डिड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब जब कंपनी का आधिपत्य हो गया पूरे व्यापार पे, तो धीरे धीरे कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सब शुरू किया कंपनी ने, एक एक कदम बढ़ा करके। फर्स्ट क्या है, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड एंड एस्टैब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। It appointed a paid servant called the Gumastha to supervise weavers, collect supplies and examine the quality of cloth। तो कंपनी ने सबसे पहले तो कंपटीशन खत्म करना शुरू कर दिया, पहला काम उन्होंने ये किया। दूसरा, जो बीच में ब्रोकर होते थे, दलाल लोग होते थे, उनको हटा दिया गया, कपड़े के व्यापार के साथ जो जुड़े थे। साथ में सीधा अपना कनेक्शन किसके साथ जोड़ा, जो कपड़ा बुनते थे उनके साथ। उन्होंने एक ऐसा सर्वेंट अपना मतलब रखा जिसे उन्होंने गोमास्ता नाम दिया। गोमास्ता का काम क्या था कि जो वीवर्स होते थे, कपड़ा बुनने वाले होते थे, उनको सुपरवाइज करता था। वो वहां से जो सप्लाईज मिलती थी उनको, या जो कपड़ा मिलता था वो कलेक्ट करना है, और साथ में क्वालिटी कैसी है कपड़े की वीवर के द्वारा बनाई गई, उसको भी देखना है। तो सेकंड क्या है, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। तो ये कंपनी के जो वीवर्स थे उनको पाबंदी लगा दी गई कि वो किसी दूसरे खरीदार से बात नहीं करेंगे, सामान बेचना है तो सिर्फ कंपनी को। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। पहला ये तरीका ये था कि वो लोगों को पहले एडवांस दे देते थे कि ये काम कंप्लीट करने के इतना पैसा मिलेगा आपको, इतना हम शुरुआत में आपको दे रहे हैं, ताकि कोई भी वजह ना बच जाए कि वो लोग काम किसी और से ले लें। Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production। एक बार ऑर्डर दे दिया जाता था, फिर वीवर्स लोगों को, जो बुनकर लोग होते थे, उन्हें लोन लेने के लिए लोन दिए जाते थे ताकि वो कच्चा माल खरीद सकें अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। Those who took loans had to hand over the cloth they produced to the Gomastha। तो जो लोग लोन लेते थे वो कपड़े किसको पकड़ाते थे, गोमास्ता को। गोमास्ता कौन है, एक सर्वेंट है कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड है, जो वहाँ वीवर लोगों के ऊपर पूरी तरह से नजर रखता था। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर। तो ये वीवर लोग जो होते थे वो किसी दूसरे व्यापारी को वो सामान बेच नहीं सकते थे।
As loan flowed in and the demand for fine textile expanded, weavers eagerly took the advances. तो जैसे लोगों को लोन की सुविधा मिली और अच्छी क्वालिटी की टेक्सटाइल की उनकी डिमांड बढ़ने लगी, तो जो वीवर्स थे उन्होंने क्या किया, आराम से एडवांसेस उनसे लेना शुरू कर दिया। होपिंग टू अर्न मोर, तो उम्मीद उनको ये थी कि वो अच्छा खासा कमा लेंगे इससे। Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with weaving. बहुत सारे जो कारीगर होते थे, जो बुनकर होते थे, उनके छोटे छोटे जमीन भी होती थी थोड़ी थोड़ी, जिसे वो पहले जहाँ पे खेती किया करते थे वो पहले वीविंग के साथ भी। एंड द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टुक केयर ऑफ देयर फैमिली नीड्स, तो जो इन जमीनों से उनका उपज होती थी उससे उनके परिवार का जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती थी। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम इन वीविंग। अब उन्हें क्या करना पड़ता था, अपनी जमीन किसी को दे देनी पड़ती थी काम के लिए, ताकि वो पूरे का पूरा टाइम क्या है, बुनाई में ही इस्तेमाल करें। वीविंग इन फैक्ट रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द एंटायर फैमिली विद चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑल एंगेज्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। तो अब वीविंग के प्रोसेस में सब लोगों को काम में इंगेज किया जाना पड़ता था, क्योंकि बच्चे, औरतें और आदमी अलग अलग स्टेजेस पे काम में लगे रहते थे वीविंग के। Soon, however, in many weaving villages, there were reports of clashes between weavers and gomastas. जल्दी ही जो बहुत सारे वीवर लोगों के गांव थे वहां पे आपस में उनकी क्लैशेस की रिपोर्ट्स आने लगी कि गुमास्तास के साथ उनकी लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे, कि प्राइसेस का प्रॉब्लम रहता होगा, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स की वजह से लड़ाइयों के इंसिडेंट्स सामने आने शुरू हुए। अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद इन द वीविंग विलेजेस एंड हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द वीवर्स। शुरुआत में ऐसा था कि जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे वो कहाँ रहते थे, वीविंग विलेजेस में ही रहा करते थे अक्सर, और अच्छे खासे उनके जो बुनकर लोग थे उनके साथ रिलेशंस हुआ करते थे। लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स एंड हेल्पिंग देम इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो इससे क्या होता था कि जो मर्चेंट्स होते थे वो वीवर्स की जरूरतों का भी ध्यान रख पाते थे, और कभी क्राइसिस आ जाए, प्रॉब्लम आए तो हेल्प भी कर सकते थे। The new Gomastas were outsiders with no long-term social links with the village. जो नए गोमास्ताज आए थे, सर्वेंट्स आए थे, उनका कोई भी लिंक उन गांव के लोगों के साथ नहीं हुआ करता था। They acted arrogantly, marched into villages with sepoys and peons, and punished weavers for delays in supply, often beating and flogging them. तो अब वो बाहर के लोग थे, उनका इमोशनल कनेक्शन नहीं था वीवर्स के साथ, इसलिए वो बहुत ही घमंड से काम करते थे। गांव में अक्सर वो सिपाही लेके आया करते थे या फिर अपने कर्मचारियों को लेके आया करते थे, जिनकी मदद से वो अक्सर अगर वीवर्स काम पूरा नहीं कर पाए, सप्लाई में देर हो गए, तो उन्हें अक्सर वो पीटते थे और उनके साथ बहुत अत्याचार करते थे। द वीवर लॉस्ट द स्पेस to bargain for prices and sell to different buyers. The prices they received from the company was miserably low and the loan they had accepted tied them to the company. अब इसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गए। जो ये नया सिस्टम है जिसमें वीवर्स को पहले अलग अलग कंपनीज के साथ वो बार्गेन करते थे, जिस भी कंपनी का जिस भी डीलर के साथ उनका प्राइस अच्छा होता था अपना सामान बेच देते थे, लेकिन कंपनी ने ऐसा कोई रास्ता उनके लिए छोड़ा नहीं। तो अब जो कंपनी की खुद की कीमतें थी वो बहुत कम देते थे उनको, और उससे क्या होता था कि जो उन्होंने लोन खरीदा था, लोन लिया था काम शुरू करने के लिए, वो भी वो चुका नहीं पाते थे, जिस वजह से अब वो कंपनी के साथ बंद गए थे। In many places in Karnataka and Bengal, weavers deserted villages and migrated, setting up looms in other villages where they had some family relation. तो बहुत सारे एरियाज जो कर्नाटक और बंगाल में थे वहां से अक्सर जो वीवर्स थे वो गांव छोड़ के भाग जाया करते थे और दूसरी जगह पे सेटल होते थे जहां उनके रिश्तेदार या कोई दूसरे लोग होते थे जान पहचान के, वहां पे वो अपना काम शुरू करते थे। Elsewhere, weavers along with the village traders revolted, opposing the company and its officials. तो दूसरी दूसरी जगहों पे जब विलेज के व्यापारी इकट्ठे होकर फिर उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, कंपनी ऑफिशियल्स के खिलाफ। ठीक है। ओवर टाइम मेनी वीवर्स बिगैन रिफ्यूजिंग लोन्स। बहुत सारे वीवर्स जो थे उन्होंने लोन्स लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया धीरे धीरे। क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप्स एंड टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर। तो उन्होंने क्या किया, अब अपनी वर्कशॉप्स बंद करना शुरू कर दी और अब वो सीधा किसानी में उतर गए। By the turn of the 19th century, cotton weavers faced a new set of problem. 19वीं शताब्दी के समय में
जो वीवर्स थे, कॉटन बुनने वाले लोग थे, उनको नई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले हम देखते हैं सोर्स पे, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है। द कमिश्नर ऑफ पटना रोड, पटना के कमिश्नर ने लिखा है, इट अपेयर्स दैट 20 years ago a brisk trade was carried on in the manufacture of the cloth at Jahanabad and Bihar, which has in the former place entirely ceased, while in the later the amount of manufacture is very limited. In some consequences of the cheap and durable goods from Manchester with which the native manufacturers आर अनेबल टू कम्पीट। कमिश्नर ने ये लिखा कि ऐसा लगता है 20 साल पहले जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे व्यापार हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, यानी जहानाबाद और बिहार, तो अब वहाँ पे पूरी तरह से वो ठप हो चुका है काम, और दूसरी जगह बिहार में क्या हो गया है, वहाँ बहुत ही लिमिटेड तरीके से काम हो रहा है। इसका कारण क्या है कि जो सस्ता जो चीजें मिल रही हैं मैनचेस्टर से, यानी ब्रिटेन से आकर के जो चीजें यहाँ पे सस्ते दामों पे बिक रही हैं और अच्छी बिक रही हैं, इसकी वजह से लोकल लोग इसे कम्पीट करने में असहाय महसूस कर रहे हैं। अब दूसरा सोर्स क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग ऑन द कोश्तीज कम्युनिटीज ऑफ वीवर्स, द सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस स्टेटेड। जो रिपोर्ट हो रही है कोश्तीज एक ट्राइबल कम्युनिटी है, और वहाँ जो बुनकर हैं उनके बारे में रिपोर्ट दी गई है, जो सेंसस रिपोर्ट सेंट्रल प्रोविंस के द्वारा established करी गई। The Koshitis, like the weavers of finer kinds of cloth in other parts of India, have fallen upon evil time. अलग अलग वीवर जैसे देश के दूसरे हिस्सों में परेशानियां झेल रहे थे, इसी तरह से कोश्ती ट्राइब भी इस परेशानी में जूझने शुरू हुआ था। They are unable to compete with the showy goods which Manchester sent in such profusion, and they have of late years emigrated in great numbers, chiefly to Berar, where as day laborers they are able to obtain wages. तो अब कारण क्या है कि उनका टाइम खराब कैसे हुआ। जो बाहर से मैनचेस्टर से सामान आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, वो सस्ता है और टिकाऊ है, बहुत बड़ी मात्रा में वहां से सामान आ रहा है, जिसको compete करने का यहाँ के लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं है, या फिर वो कर नहीं पा रहे compete उनके साथ। ठीक है, तो ज्यादातर लोग विरार में माइग्रेट होकर के आए थे ताकि वो वहां पे क्या कर सकें, अपनी जो दिहाड़ी से पैसा कमा सकें। तो इस तरह से स्थिति जो है गंभीर होती गई धीरे धीरे। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब मैनचेस्टर जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, कपड़ा जो बनता है इंग्लैंड में। ठीक है, अब भारत में कैसे आया ये? इन 1772 हेनरी Patullo, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textile could never reduce since no other nation produced goods of the same quality. देखो 1772 की बात है, हेनरी पटुलो एक कंपनी के ऑफिशियल हैं, वो ये कहते हैं कि जो इंडियन टेक्सटाइल हैं उनकी जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरा कोई भी ऐसा देश नहीं है कि इतनी अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स है प्रोड्यूस कर सके, चीजें बना सके, चाहे वो कपड़ा है या कुछ और जो वो खरीदते थे। Yet by the beginning of the 19th century, we see the beginning of a long decline of textile export from India. हालांकि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में काफी ज्यादा जो भारतीय कपड़ा है उसका एक्सपोर्ट कम हो चुका था भारत से। In 1811 to 12, piece goods accounted for 33% of India's export. By 1850 to 51, it was no more than 3%. अब अगर हम कंपेयर करते हैं कि 1811 की बात देखते हैं हम, या 12 की, उस समय 33% जो है एक्सपोर्ट होता था भारत से बाहर के लिए यहाँ के सामान का, लेकिन वही सामान जो है अब कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, 3%, तो कितना कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपोर्ट जो है काफी लिमिटेड हो गया। व्हाई डिड दिस हैपन? ऐसा हुआ क्यों? व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशंस? और इसके क्या प्रभाव देखने को मिले? As cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about imports from other countries. जैसे ही cotton industries develop होती हैं इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल जो ग्रुप थे उनको काफी ज्यादा क्या है, परेशानी हो गई, किससे? बाहर से जो सामान आने लगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो तो आपको बाहर से सामान आ रहा है, तो आप अपना सामान कहाँ बेचोगे?
तो इस वजह से कॉटन जो इंग्लैंड के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको काफी परेशानी होना शुरू हुई। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside। तो ऐसे में जो व्यापारी मंडल था इंग्लैंड का, उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि वो इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दें कॉटन की सामान पे, ताकि वो काफी महंगा बिके, जिसकी वजह से जो सामान है बाहर से वो कोई खरीदे ही ना, और उनका अपना जो सामान वहां उन्होंने बनाया है उसको वो बिना किसी परेशानी या कंपटीशन के बेच सकें, किसी भी आउटसाइडर का कंपटीशन ना रहे। At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufacturers to Indian markets as well। तो उसी समय में उन्होंने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को ये अपना सामान भारत में बेचने के लिए राजी करवा दिया। Exports to of British cotton goods increased dramatically in the early 19th century। तो जो ब्रिटिश में बना हुआ कॉटन का कपड़ा था, तो शुरुआत का जो 19वीं शताब्दी का दौर था, इसका जो निर्यात होना भारत में इंग्लैंड से बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो गया था। At the end of the 18th century, there had been virtually no import of cotton piece goods into India। तो 18वीं शताब्दी में क्या था कि भारत में कॉटन गुड्स को इंपोर्ट नहीं किया जाता था। But by 1850, cotton piece goods constituted over 31% of the value of Indian imports, and by the 1870s, this figure was over 50%। तो 1850 आते आते ये जो इंपोर्ट है वो 31% हो चुका था, यानी कि आयात सामान का कितना होने लगा, 31%। और उसके बाद 1870 आते आते लगभग 50% आयात जो है, यानी कॉटन जो सब खरीदा जाने लगा, वो इंग्लैंड से खरीदा जाने लगा। कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। तो ऐसे में जब भारत में बाहर से कॉटन का कपड़ा आ रहा है इतनी बड़ी मात्रा में, तो भारतीय वीवर जो है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनमें से दो जो थी उनके बारे में देखते हैं हम। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड। वो सामान बेच ही नहीं सकते थे अभी, क्योंकि उनको वहां पे सस्ते दामों पे जो है सामान इंग्लैंड से आ रहा था, वो इसलिए वो सामान बेचने के काबिल नहीं थे, उनके ऊपर टैक्सेस काफी लगा दिए गए थे। एंड द लोकल मार्केट श्रैंक। अब लोकल मार्केट भी उनकी कम हो गई, क्योंकि हाथ से बनी चीज महंगी मिलेगी और कम मिलेगी, दूसरी तरफ से मशीन से बना कपड़ा सस्ता भी है और ज्यादा भी मिल रहा है। तो इस वजह से उनका जो है मार्केट इन लोकल भी खत्म हो गया। Being glutted with Manchester import produced by machines at lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मैनचेस्टर से जो आयात किया हुआ कॉटन आया था भारत में, और वो मशीन से बना हुआ था, सस्ता था, इस वजह से जो है वीवर्स हैं अपने प्राइसेस को मैच नहीं कर पाए, काम की स्पीड को मैच नहीं कर पाए, और वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए और उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाय द 1850s, reports from most weaving region of India narrated stories of decline and desolation। तो 1850 के समय में जो है बहुत सारे वीविंग एरियाज थे, वहाँ के व्यापार का अंत देखने को मिला, सामान का पूरी तरह से जो उनका कॉटन टेक्सटाइल है वो नष्ट होने की कहानियां बार बार सुनने को मिलने लगी। By the 1860s, weaver faced a new problem। They could not get sufficient supply of raw cotton of good quality। तो 1860 आते आते वीवर्स को और भी नई प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। वो नए सफिशिएंट सप्लाई रॉ कॉटन की नहीं मिल रही थी उनको। When the American Civil War broke out, then cotton supplies from US were cut off। Britain turned to India। जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुआ और कॉटन की सप्लाई जो यूएसए से आती थी ब्रिटेन को वो बंद हुई, तब भारत की तरफ ध्यान जाता है। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड। तो ऐसे में जो कच्चा कॉटन था उसका एक्सपोर्ट है, निर्यात जो है भारत से बढ़ गया। द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप। तो ऐसे में क्या हुआ, कच्चे जो कॉटन है उसका प्राइस जो था वो बढ़ गया। Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices। तो जो भारतीय वीवर थे उनको क्या करना पड़ता था, काफी महंगे दामों में कॉटन खरीदना पड़ता था। ठीक है, वो ऑलरेडी भुखमरी का शिकार हो चुके थे क्योंकि उनके पास काम पहले ही नहीं था।
इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे। इस वजह से ऐसे जो ये जो समय था, ऐसे में उनको जो वीविंग करना था, इस काम से उनको कुछ खासा मुनाफा नहीं होता था। Then, by the end of the 19th century, weavers and other craftspeople faced yet another problem. तो 19th century के अंत तक एक और नई प्रॉब्लम वीवर्स के सामने और शिल्पकार लोगों के सामने आती है। वो क्या है? फैक्ट्रीज इन इंडिया began production, flooding the market with machine goods. अब फैक्ट्रीज भारत में शुरू हो गई और जो वीवर लोग थे, जो हाथ से काम करते थे और जो हाथ से शिल्पकारी का काम करते थे लोग, उनका काम जो है काफी कम हो गया। अब उनके काम का वैल्यू जो है खत्म होता गया। हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्रीज पॉसिबली सर्वाइव? तो ऐसे में जो सस्ता सामान, बड़े लेवल पे सामान आने लगा, जिसकी वजह से अब हाथ से बनाए हुए सामान को खरीदना लोगों ने प्रेफर करना छोड़ दिया और साथ में जो शिल्पकारी की चीजें थी, जो हाथ से बनी महंगी चीजें मिलती थी, उसके बदले उनको मशीन से बनी सस्ती चीजें मिलने लगी, जिस वजह से उनके काम पूरी तरह से बंद हो गए।